तो दोस्तों आज मैं फियर स्ट्रीट नामक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि सन 2021 में रिलीज हुई है। ये 2021 में रिलीज हुई है बट इसमें 1994 की कहानी दिखाई गई है। अब 1994 का नाम सुनकर आप इस वीडियो को स्किप मत कर देना क्योंकि इस मूवी की स्टोरी 1994 की है, लेकिन ये मूवी काफी ज्यादा फेमस हुई है। बाकी ज्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें सैडीसाइड नाम के एक मॉल को दिखाया जाता है जहां पर हेदर नाम की लड़की वहां के बुक स्टोर में काम करती थी। तभी उसे रायन नाम की एक लड़की का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि काम के बाद मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। लेकिन इतना कहने के बाद अचानक कॉल कट जाता है जिससे हेदर थोड़ी डर जाती है। हेदर को लगता है कि रायन को कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसे देखने के लिए जाती है जहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता और थोड़ी सी हॉरर फीलिंग वहाँ पर आ जाती है, यानी कि हेदर थोड़ी डर जाती है। तभी अचानक पीछे से रायन आता है और उसे काफी ज्यादा डरा देता है। हेदर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन रायन उसे बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, जिस पर हेदर थोड़ी नॉर्मल होती है और उसके साथ चिल करने लगती है। इसके बाद वो बुक स्टोर में जाती है जहाँ पर उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे अचानक से बुक का गिर जाना और अचानक पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना। इसे देखकर हेदर थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ पर एक मास्क पहने किलर आता है जो हेदर के ऊपर अटैक कर देता है। हेदर उससे काफी बचने की कोशिश करती है और उस बुक स्टोर से बाहर भाग जाती है। जब वो खुली जगह पर भागती है तब रायन उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए वो उसे पकड़ लेता है। रायन उसके पीछे भागता है और उसे स्टेप कर देता है। रायन बार बार उसकी छाती पे स्टेप करता है जिससे वो मारी जाती है, लेकिन तभी रायन के माथे पर गोली लगती है जिससे रायन भी फाइनली मारा जाता है। और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस ने चलाई होती है, क्योंकि हेदर के साथ जब एक्टिविटी हो रही थी उसने पुलिस को कॉल कर दिया था, जिससे जल्दी से यहाँ पर पुलिस आ गई, लेकिन थोड़ी लेट हो गई। उसने किलर को तो मार दिया लेकिन विक्टिम को नहीं बचा पाई। इसके बाद हमें फिल्म का इंट्रो दिखाया जाता है जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि रायन ने उस दिन सिर्फ हेदर को नहीं बल्कि और 6 लोगों को मारा था। और साथ में मालूम पड़ता है कि सैडीसाइड में ऐसे ब्रूटल मर्डर होते रहते हैं और कई सारे लोगों का मानना है कि इस शहर पे एक श्राप है जिसे सारा फियर नाम की लेडी ने दिया था, जिसे 1666 में फांसी दे दी गई थी। सैडीसाइड से कुछ दूरी पर सनीवेल नाम की एक जगह है जो काफी डेवलप और अमेजिंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डीना नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो काफी एग्रेसिव नेचर की है। उसने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सेम से झगड़ा करके ब्रेकअप किया होता है। डीना का भाई जोश जो उसके साथ ही रहता था और वो हमेशा लैपटॉप पर किसी बंदे से ऑनलाइन चैटिंग करता था। जोश और डीना सैडीसाइड के ही रहने वाले थे और ये हमेशा से सैडीसाइड को पसंद करते थे, इसलिए जब उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से छोड़ कर गई तो उसने उससे ब्रेकअप ही कर लिया। खैर जोश अभी हाल ही में जो किलिंग हुई उसे लेकर काफी ज्यादा परेशान था और उसके बारे में हमेशा रिसर्च करते रहता था। जो उसका ये मानना था कि सारा फियर जो कि एक विच थी उसके श्राप की वजह से ये सब हो रहा था और उसने इस टॉपिक के ऊपर काफी सारी रिसर्च भी की है। और उसकी इस रिसर्च को देखकर हम समझ पाते हैं कि इस तरह की किलिंग कई बार हो चुकी है। इसके बाद डीना स्कूल जाती है और अपने फ्रेंड केट और साइमन से मिलती है। केट और साइमन उससे ड्रग की बातें करने लगते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये तीनों लोग यहाँ पर ड्रग डीलिंग करते हैं। अब सैडीसाइड के टीनेजर को देखकर हमें पता चलता है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉल में कितने लोगों की मौत हुई है। इतना बड़ा हादसा उनके शहर में हो गया लेकिन फिर भी वो विक्टिम की मजा ले रहे थे, यानी कि सैडीसाइड के टीनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि हेदर उनके स्कूल की ही लड़की थी। अब सैडीसाइड के टीनेजर ग्रुप का एक फुटबॉल मैच है सनीवेल के ग्रुप के साथ में, इसलिए सभी टीनेजर अपनी बस में बैठते हैं और सनीवेल के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि सनीवेल के लोग सैडीसाइड के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ पर मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। अब डीना तो फुटबॉल मैच खेलने के लिए वहां आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी सेम की यादों ने उसे वहां पर ला लिया। लेकिन जब डीना वहां पर आती है तो वो सेम को एक पीटर नाम के लड़के के साथ देखती है जो उसके साथ थोड़ी बदतमीजी कर देता है। ये सब देखकर डीना को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से बाहर चली जाती है। अब फुटबॉल मैच के दौरान दोनों शहरों के बच्चों में लड़ाई हो जाती है और इस बीच केट काफी ज्यादा एग्रेसिव नेचर की हो जाती है। दोनों ग्रुप के टीनेजर आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। खैर सैडीसाइड वाला ग्रुप अपनी बस में बैठकर वापस जाने लगता है, लेकिन सनीवेल के लोग उसका पीछा करते हैं। पीटर की गर्लफ्रेंड सेम या फिर डीना की एक्स सैडीसाइड के ग्रुप की बस का पीछा करते हैं और पीछा करते वक्त वो उनकी बस के ऊपर बॉटल्स फेंकने लगते हैं। डीना का दिल पहले से ही बहुत ज्यादा टूटा हुआ था और ये सब हरकत देखने के बाद और भी ज्यादा टूट गई।
उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसने कूलेंट निकालकर उनकी कार के नीचे फेंक दिया। ये सब करते हुए डीना के नाक से खून बह रहा था, लेकिन डीना इस बात को इग्नोर करती है और वो कूलेंट उनकी कार के ऊपर फेंक देती है। कूलेंट उनकी कार के नीचे आता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। डीना काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो उनका एक्सीडेंट नहीं करवाना चाहती थी। इसके बाद वो लोग बस रोकते हैं और उनकी कार को देखने के लिए जाते हैं। इस एक्सीडेंट में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन सैम के नाक से भी खून निकलने लगा था। डीना जब वहां जाती है तो वो देखती है कि सैम के नाक से भी खून निकल रहा है। खैर सैम को वहां पर एक विजन आता है जिसमें उसे वो बीचेस दिखाई देती है, लेकिन सैम इसे इग्नोर कर देती है। शायद यही उसकी बड़ी गलती होती है। डीना उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करती है और उससे बार बार माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे पीछा छुड़ा रही थी और मेरा इरादा ये सब नहीं था। सेम को देखकर ये लगता है कि सेम भी उसकी बातें समझ रही थी, लेकिन पीटर वहां पर आता है और डीना को धमकाने लगता है। खैर एन मौके पर वहां पुलिस भी आ जाती है और पुलिस उनसे पूछताछ करने लगती है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उन्हें सच नहीं बताता। सारे स्टूडेंट उन्हें एक एक्सीडेंट का नाम दे देते हैं। सब कुछ निपटने के बाद हम देखते हैं कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। अब वहां से आवाजें क्यों आ रही थी वीडियो में आपको आगे पता लगेगा। डीना को सैम की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो सैम के घर पर कॉल करके उसके बारे में पूछने लगती है। कॉल सैम की मॉम उठाती है, लेकिन उसकी मॉम डीना से काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए उसकी मॉम उसे दोबारा कॉल ना करने के लिए बोलती है और फोन रख देती है। तभी डीना के घर की डोरबेल बजती है और वो बाहर जाकर देखती है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। जब वो ध्यान से देखती है तो वहां पर मास्क पहन के कोई खड़ा हुआ था। डीना को लगता है कि ये पीटर है जो हमें डराने के लिए यहाँ पर आया है। डीना फौरन केट को कॉल करती है और इस हालत के बारे में उसे बताती है। केट और साइमन वहाँ बच्चों को बेबी सिटिंग कर रहे थे। केट डीना के पास जाना जरूरी समझती है, इसलिए वो बच्चों को पड़ोस में दे देती है। केट और साइमन को भी घर के बाहर वो मास्क पहना हुआ इंसान दिखाई देता है, इसलिए वो बच्चों को तुरंत पड़ोस में छोड़कर डीना के घर पर चले जाते हैं। अब डीना, केट और साइमन ने डिसाइड करते हैं कि वो हॉस्पिटल में जाकर सेम से बात करेंगी और पीटर को इस बारे में डांट लगाएंगी। डीना हॉस्पिटल में जाकर सेम से बात करती है और उसका हाल चाल पूछने लगती है। हाल चाल पूछने के बाद वो पीटर की हरकतें बताती है, लेकिन सेम उसके ऊपर भड़क जाती है। सेम कहती है कि पीटर तो हमेशा मेरे साथ ही था, वो इस हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं निकला, तो तुमने जिसे देखा है वो कोई और है। तभी अचानक पीछे से वो मास्क पहना हुआ इंसान वहाँ पर आता है और पीटर को पीछे से स्टेप करके मार देता है। ये देखकर डीना और सेम काफी डर जाते हैं और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। मास्क पहना हुआ किलर हॉस्पिटल में काफी ज्यादा तबाही मचाता है और इसी अफरा तफड़ी में उसका मास्क खुल जाता है और हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि रायन है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में हेदर को मारते हुए देखा था। खैर वो अपना मास्क पहनता है और सेम के पीछे लग जाता है। अब रायन तो ऑलरेडी मर चुका था, लेकिन ये कौन सा रायन आया, यानी कि इस रायन को किसी ने पजेस किया है डीना और सेम के ग्रुप को मारने के लिए। सेम, डीना, केट और साइमन यहाँ से एक एम्बुलेंस उठाते हैं और स्पीड से भगाते हुए निकल जाते हैं। वो सीधा एम्बुलेंस लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी बातें बताते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। और ले भी कैसे, आखिर कौन मानेगा कि मरा हुआ इंसान दोबारा जिंदा होकर फिर से किलिंग करने लगा है। इसके बाद शेरिफ हॉस्पिटल जाता है और वहाँ की सारी सिचुएशन को छानता है। इसके बाद साइमन को एक लड़की दिखाई देती है जो अकेले में बैठकर रो रही थी। साइमन उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो लड़की काफी अग्रेसिव हो जाती है और साइमन के ऊपर रेजर से अटैक कर देती है, लेकिन टाइम पर डीना आ जाती है और गन चलाकर साइमन को बचा लेती है। अब डीना ने चालाकी दिखाते हुए पुलिस से वो रिवॉल्वर चुरा ली थी और उसी गन से डीना ने इस लड़की को शूट किया है। शूट करने के बावजूद भी वो लड़की दोबारा उठकर खड़ी होती है और उसके घाव जल्दी से भरने लगते हैं और वो पांचों तुरंत वहां से भाग निकलते हैं और डीना के घर पर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद जोश को ये सब बातें पता चलती है तो वो बोलता है कि इसका नाम तो रूबी लेन है। कई सालों पहले ये न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इसकी खासियत है कि ये गाना गाते हुए लोगों को मार डालती है। इसने कई सारे लोगों की जान ली और खुद अपनी कलाई काट कर मारी गई। ऐसी कई सारी घटनाएं शेरी साइड में होती है, जैसे 1978 में मास्क साइको मर्डर का केस हुआ था, 1950 में हैरी रूबर का केस, 1935 में हम्टी डम्टी किलर का केस और बिली बार्कर जैसे कई सारे केस यहाँ पर होते रहते हैं। इन सब घटनाओं के बारे में जोश उन्हें बताता है और कहता है कि 1666 से ये सब चालू हुआ था।
1666 में पहला केस पास्टर साइज मिलर का था और उसने बच्चों को मारकर उनकी आंख निकाल लिया था। और सारा फियर को भी 1666 में फांसी हुई थी। तो हो सकता है कि सारा फियर अपना बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। इसके बाद जोस को सबूत के बुनाह पर उन्हें बताता है कि मरने से पहले विच ने अपना हाथ काटकर मौत को धोखा दे दिया और वो लोगों को अभी भी कंट्रोल करती है। वो ताबूत से निकलकर लोगों को कंट्रोल कर कर अभी भी विनाश वहां पर फैलाती है। आगे जोस उन्हें बताता है कि सैडी साइड एक पागलों का अड्डा नहीं, बल्कि यहाँ पर नॉर्मल लोग सारा फियर की कंट्रोल में आकर ये सब करते हैं। सैम अचानक से उठकर सिंक के पास जाती है और खून की उल्टियाँ करने लगती है। तभी पीछे से हैना उसकी मदद करने के लिए आती है और सैम उसे बताती है कि उस रात मुझे विचेस के कुछ विजन्स आए थे। इसके बाद पांचों लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं और छानबीन करने लगते हैं। वहां पर जाकर वो एक चेन को देखते हैं जो किसी ताबूत से बंधी हुई थी और उस ताबूत में सारा फियर की लाश होती है। ये सब लोग ये देखकर समझ जाते हैं कि ये सारा फियर की कब्र है। जिस रात एक्सीडेंट हुआ उस रात को सैम ने इसकी कब्र को डिस्टर्ब कर दिया, जिस वजह से सारा फियर जाग गई और इन लोगों के पीछे पड़ गई और सारा फियर के कंट्रोल में जो विचेस है उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसके बाद सैम की नाक से फिर से खून निकलने लगता है और जब वो उसके स्केलेटन को टच करती है तो उसे फिर से एक विजन आता है, जहाँ पर विजन में विच उसे कहती है कि इट्स यू। बाद में वो उसकी कब्र को जैसा कि वैसा करने की कोशिश करते हैं ताकि मामला सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इससे कुछ काम नहीं बनता और अचानक वहां पर मास्क वाला किलर आकर सैम के ऊपर अटैक करता है। इसके बाद सभी लोग तुरंत वेन लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि वो किलर सिर्फ सैम के पीछे है। अब बाकी लोग सोचते हैं कि अगर वो सैम के पीछे है तो हमारे घर के बाहर वो किलर क्या कर रहा था। तब वो लोग गौर से सोचते हैं तो उन्हें इसका जवाब मिल जाता है। एक्सीडेंट वाली रात सैम का खून बाकी लोगों के शर्ट या टी शर्ट पे लग गया था, इसी कारण से वो किलर्स इन लोगों के पीछे भी लग गए। अब जोस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सैम के खून को एक ट्रैप की तरह यूज करने का प्लान बनाता है। सबसे पहले तो ये नए कपड़े पहनते हैं ताकि उनके खून के दाग वहां से हट जाएं। इसके बाद वो सैम के खून को पानी में घोल के बाथरूम में एक ट्रैप बनाते हैं। खून को सूंघते हुए सारे किलर बाथरूम के अंदर चले जाते हैं और ये लोग पेट्रोल लगाकर वहां पर आग लगा देते हैं। वहां एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और सारे किलर्स मारे जाते हैं। अब मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि ये किलर्स मारे नहीं जाते बल्कि दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। ये सब देखकर केट फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो कहती है कि सैम को किलर के हवाले कर दिया जाए, जिससे ये किलर्स हमारी जान को बच देंगे। लेकिन डीना इस बात से एग्री नहीं करती। ये सब सुनकर सैम को काफी गिल्टी फील होता है और वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए निकल पड़ती है। मीनवाइल जोस अपनी रिसर्च कंटिन्यू करता है और वो बार बार एक आर्टिकल को पढ़ता है, जिससे उसे समझ आता है कि 1978 के दौरान एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था और उसमें एक लेडी ने सरवाइव कर लिया था। ये सब पढ़ के जोस समझ चुका था कि इस बीच से बचने का कोई ना कोई आइडिया तो जरूर है। इसलिए डीना जल्दी से जाकर सैम को बचाती है और ये सभी लोग एक कमरे में अपने आप को लॉक कर लेते हैं। किलर्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसी टाइम ये लोग सी बर्गर यानी कि उसी लेडी को कॉल करते हैं जिसने 1978 में सरवाइव किया था। जोस आर्टिकल दोबारा रीड करता है और उसे समझ आता है कि सी बर्गर यानी कि लेडी कुछ टाइम के लिए मर गई और दोबारा उसे सीपीआर देकर जिंदा कर लिया गया, जिससे किलर्स को लगा कि वो लेडी मारी जा चुकी है और यानी सी बर्बन के अकॉर्डिंग सैम को मारना होगा और दोबारा उसे जिंदा करना होगा। अब ये लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं और एक प्लान के ऊपर काम करने लगते हैं। अब ये सभी लोग साइमन के स्टोर में जाते हैं जहां पर साइमन उसे कई सारी ड्रग्स दे देता है जिससे वो तुरंत के लिए मर जाए और बाद में एड्रेनलिन देकर उसे जिंदा कर लिया जाए। सैम तुरंत ड्रग लेना चालू कर देती है और उसी टाइम वहां पर किलर्स भी पहुंच जाते हैं। उन किलर्स को रोकने के चक्कर में केट और साइमन दोनों सेक्रीफाइस हो जाते हैं। मीनवाइल डीना सैम को मारने की कोशिश करने लगती है ताकि वो उसे जल्दी से मारकर दोबारा जिंदा कर सके। उसी टाइम किलर भी डीना की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो और तेजी से उसे मारने लगती है। किलर डीना तक पहुंचते उससे पहले ही डीना सैम को मार डालती है और किलर को लगता है कि सैम मारी जा चुकी है, इसलिए किलर्स वहां से गायब हो जाते हैं। मीनवाइल वो उसे एड्रेनलिन का इंजेक्शन बार बार देती है और उसे जिंदा कर लेती है। अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था लेकिन केट और साइमन दोनों मारे जा चुके थे। एक की जान बचाने के लिए दो लोगों ने सेक्रीफाइस दिया, इससे अच्छा तो वो सैम को ही सेक्रीफाइस कर देते ताकि एक जान के बदले दो जान बच जाती।
इसके बाद हम शेरिफ को देखते हैं जिसे एक लॉकेट मिलता है जो कि रूबी लेन का होता है और वो किसी के घर में एक नोट ड्रॉप करते हैं जिस पे लिखा था इट्स हैपनिंग अगेन। शायद यहाँ शेरिफ को वो सब मालूम है जो किसी को नहीं मालूम है, इसलिए उसने उस नोट पे लिखा है इट्स हैपनिंग अगेन। इसके बाद शेरिफ सैम, डीना और जोस से मिलते हैं और उनसे इन सब चीजों के बारे में छानबीन करने लगते हैं। पूछताछ में ये लोग उन्हें मनगढ़ंत कहानी बताते हैं क्योंकि अगर सच्चाई इन्होंने बताई तो शेरिफ इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अब शेरिफ उन्हें बोलता है कि अगर तुम लोगों ने सच नहीं बोला तो केट और साइमन के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया जाएगा। तब डीना मुंह खोलती है और उन्हें बताती है कि सैडी साइड में हमेशा गलत लोगों को ही टारगेट किया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डीना और सैम को एक रिलेशनशिप में देखते हैं। अब खुशियों में कलेश मचाने के लिए सी बर्बन का कॉल आता है और वो कहती है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, इट्स हैपनिंग अगेन। ये वही लाइन होती है जो शेरिफ ने नोट में लिखी थी और अब हमें इसका मतलब समझ आ चुका है। बर्बन के हिसाब से विच दोबारा बदला लेने जरूर आएंगी। इसी बीच सेम को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और मीनवाइल हम देखते हैं कि कोई विच कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। तभी सैम अचानक पजेस हो जाती है और डीना को स्टेप कर देती है। डीना ये सब देखकर काफी घबराती है और उस सैम को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम जमीन पर गिर जाती है और काफी तड़पने लगती है। इसके बाद वो सी बर्बन को कॉल करने की कोशिश करती है और उसका एड्रेस पूछकर उसके घर पर जाने की कोशिश करती है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि ये लोग सी बर्बन के घर में बैठे हुए हैं और उससे हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन सी बर्बन उन्हें हेल्प करने से पहले एक कहानी सुनाती है जो उसके साथ हुआ है। ये स्टोरी 1978 की स्टोरी होती है जिसमें सी बर्बन के साथ जो कुछ हुआ है। 1978 में कई सारे बच्चे स्कूल कैंपिंग में गए हुए थे जहां पर ये सब इंसिडेंट हुआ था और वहां पर कई सारे लोग मारे गए थे और सी बर्बन की सिस्टर भी एक हफ्ते बाद वहां मारी गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। 1978 की कहानी हमें अगले पार्ट में दिखाई जाएंगी और इस मूवी के बारे में इम्पोर्टेंट बातें हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके बाद 2 पार्ट और बने हैं और पार्ट 2 में 1978 की स्टोरी को पूरा एक्सप्लेन किया है। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।